दोस्तों आज हम बात करेंगे गिफ्ट टैक्स के बारे में। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ये पूछते हैं सर ये गिफ्ट टैक्स क्या होता है, गिफ्ट पर टैक्स कब लगाया जाता है। हम इतने दिनों से गिफ्ट ले रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि गिफ्ट पर टैक्स भी होता है और होता है तो कैसे कैलकुलेट होता है। वैसे तो देखा जाए तो गिफ्ट पर टैक्स होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग गिफ्ट के माध्यम से अपनी 2 नंबर की इनकम को 1 नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब इनकम टैक्स को ये पता चला कि इस तरह से भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब 2 नंबर की इनकम को 1 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए वो गिफ्ट का सहारा ले रहे हैं, तो इस वजह से इनकम टैक्स ने गिफ्ट पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब ये लगता कैसे है, कैसे कैलकुलेशन होती है, आज इन सभी विषय के बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि गिफ्ट पर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें एंड तक और देखते रहें ये वीडियो, ताकि आपको पता चल सके आसान भाषा में कि गिफ्ट पर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे इनकम टैक्स लगता है। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंट टैक्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्यप्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी ही आसान भाषा में। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए, तो आपको सबसे पहले मिले। देखिए दोस्तों, आपको बड़ी आसान भाषा में बताता हूं। आपको एक अमाउंट मिलता है, वो अमाउंट आपको चाहे कैश में मिले या बैंक के माध्यम से मिले। अगर वो अमाउंट 50,000 रुपए तक है तो वो आपका एग्जेम्प्ट गिफ्ट होता है, उस पर इनकम टैक्स कोई टैक्स नहीं लगाता। लेकिन 50,000 रुपए से ऊपर अगर आपको कोई भी अमाउंट मिलता है कैश में या बैंक के माध्यम से, या फिर कुछ और एसेसरी हैं, असेट्स हैं, उनके माध्यम से अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो वो टैक्सेबल होता है और इनकम टैक्स उसके ऊपर टैक्स लगा देता है। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? अगर आपको 50,000 रुपए तक कोई कैश मिला हो, बैंक के माध्यम से कोई अमाउंट मिला हो 50,000 रुपए तक, या कोई प्रॉपर्टी मिली हो 50,000 रुपए तक, या फिर कोई बिल्डिंग मिली हो, कोई लैंड मिली हो, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी मिली हो आपको, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे आपको कोई ड्रॉइंग्स मिली हो, ठीक है, या आपको कोई शेयर्स मिले हो, कोई सिक्योरिटी मिली हो, या फिर कोई आपको बुलियंस मिले हो, या आपको कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस मिले हो, या फिर आपको कोई ज्वेलरी मिली हो, या आपको कोई स्कल्पचर्स मिले हो, या फिर आपको एनी वर्क ऑफ आर्ट मिला हो, तो इन सभी चीजों में से आपको कुछ भी मिलता है, आप उन सभी की वैल्यूएशन कीजिए और पता लगाइए कि उनका प्राइस क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपको, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर ये सभी चीजें आपको मिलती हैं पूरे साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में किसी से भी मिलती हैं, अगर ये सारी चीजें आपको मिलती हैं 50,000 रुपए तक अगर इनकी वैल्यू है, इनकी वैल्यू का पता आप कैसे लगाओगे? प्रॉपर्टी है तो स्टाम्प ड्यूटी से आप उसका पता लगा सकते हो कि स्टाम्प ड्यूटी में उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। कोई बिल्डिंग है तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी से उसका पता लगा सकते हो। अगर इनके अलावा मैंने जो चीजें आपको बताई है उनमें से आपको कोई भी चीज मिलती है, उसका बिल मिला होगा आपको, उससे पता लगा सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या है, या फिर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आज इसकी वैल्यू क्या है उसके हिसाब से पता लगा सकते हो। जब आपको इसकी वैल्यू का पता लग जाए कि इसकी वैल्यू क्या है, अगर वो 50,000 रुपए तक है, आसान भाषा में बता रहा हूं, अगर वो 50,000 रुपए तक है तो इसका मतलब उस पर किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स इस पर कब लगेगा। अगर एक प्रॉपर्टी आपको मिली है, उसकी वैल्यू 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए तक है, चाहे वो बिल्डिंग हो या कोई लैंड हो, या इसके अलावा जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं आपको, वो सभी चीजें मिली है, कोई एंटिक पीस आपको मिला है, कुछ भी आपको मिला है, और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, अगर वो सभी चीजें आपको मिलती है और उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, 50,000 से बहुत ज्यादा है, तो यकीन मानिए कि आपकी उस सभी वैल्यू के ऊपर इनकम टैक्स लग जाएगा। हाँ, अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। 50,000 रुपए से ऊपर अगर वैल्यू चली गई तो पूरी की पूरी वैल्यू के ऊपर इनकम टैक्स लग जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू 50,000 से कम है तो कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं दूसरी तरह से इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपको मेरी बताई हुई इन सभी चीजों में से कोई भी चीज आपको मिलती है, ठीक है, और उसके बदले आपने कुछ अमाउंट पे कर दिया, और वो एग्जाम्पल के लिए, जैसे इनमें से कोई भी चीज आप ले लो, जैसे कोई 5 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, और वो आपको मिलती है, उसकी स्टाम्प ड्यूटी जो है 5 लाख रुपए की है, और आपने उनको बाय चेक
4 लाख रुपए दे दिए, 4.5 लाख रुपए दे दिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कैलकुलेशन करेगा, वो देखेगा कि आपने इस प्रॉपर्टी के 4.5 लाख रुपए दिए हैं, 4.5 लाख रुपए पे किए हैं, और जबकि इसकी जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपए है, तो वो क्या करेगा, उस 5 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी में से 4.5 लाख जो आपने पे किए हैं बाय चेक, उसे माइनस कर देगा, और बाकी जो बचे 50,000 रुपए उसे वो कैलकुलेट करेगा टैक्स पर्पज से। वो देखेगा कि जो 50,000 बचे हैं क्या ये एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, और गवर्नमेंट ने कहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 50,000 रुपए तक आपके एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, तो वो जो बचे आपके 50,000 उस पर वाकई में कोई भी इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। अगर होता है ऐसा, मान लो 6 लाख रुपए की आपकी प्रॉपर्टी थी, उसमें से 4.5 लाख पे किए और बाकी के बचे 1.5 लाख रुपए उन्होंने कैश में पे कर दिए, जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, 6 लाख की प्रॉपर्टी में से जो 6 लाख की स्टाम्प ड्यूटी है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उसमें से जो आपने चेक दिया था 4.5 लाख का, उस वैल्यू को माइनस कर देगा, और बाकी के बचे 1.5 लाख उसके ऊपर वो टैक्स कैलकुलेट करेगा, क्योंकि वो 1.5 लाख रुपए 50,000 से ज्यादा है, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 50,000 रुपए तक की वैल्यू पर कोई भी, मतलब 50,000 रुपए तक के गिफ्ट पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि आपको 1.5 लाख का गिफ्ट दिया गया है उनकी तरफ से, वो आपको डिस्काउंट दे दिया गया है, वो डिस्काउंट को वो गिफ्ट मान लेगा, और जबकि आपने वो कैश में पे किया है तो कैश में कंसीडर नहीं होगा। तो इसीलिए आप जब भी पे करें, सारी की सारी वैल्यू आप चेक से ही पे करें, और जो आपका 1.5 लाख है वो 50,000 से ज्यादा है, तो इसीलिए उस 1.5 लाख के ऊपर आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। और वो डिपेंड करता है, अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो वो टैक्स आपका एज पर स्लैब कैलकुलेट होगा। जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे, उसके अंदर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर वो शो कर सकते हो कि आपको 1.5 लाख की जो है इनकम हुई है, और वो आपकी स्लैब में कैलकुलेट हो जाएगी कि आप पर कितना इनकम टैक्स बनता है। उसके बाद ये तो था टैक्सेबल। अब मैं दूसरी भाषा में आपको बताता हूं कि इनकम टैक्स में गिफ्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है। वो कौन सी कैटेगरी है, उस कैटेगरी के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, दूसरी कैटेगरी आती है हमारी एग्जेम्पशन की। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे गिफ्ट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स लगा देता है। कुछ चीजें एग्जेम्प्ट भी की हुई हैं, और वो कौन से लोग हैं जिनसे हमें गिफ्ट मिले और वो एग्जेम्प्ट हो जाए। तो अगर हमें किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट माना जाता है। अब रिलेटिव्स, सभी तरह के रिलेटिव्स नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, मतलब इनकम टैक्स में रिलेटिव्स की एक लिस्ट है, सिर्फ उन्हीं को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिलेटिव्स मानता है। अब वो रिलेटिव्स कौन कौन है? रिलेटिव्स जो होते हैं वो सेल्फ को रिलेटिव्स कहा गया है, स्पाउस को रिलेटिव्स कहा गया है, और आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके रिलेटिव्स की कैटेगरी में आते हैं, आपके बच्चे आपके रिलेटिव्स की कैटेगरी में आते हैं, और आपके दादा दादी, परदादा परदादी, आपके पोता पोती, आपके परपोता परपोती, ये सभी आपके रिलेटिव्स हैं। आपके चाचा चाची आपके रिलेटिव्स हैं, आपके मौसा मौसी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके बुआ फूफा आपके रिलेटिव्स हैं, आपके और ब्रदर सिस्टर आपके रिलेटिव्स हैं। इनके अलावा और कोई आपका रिलेटिव्स नहीं है। जो आपके कजन होते हैं वो आपके रिलेटिव्स की कैटेगरी में इनकम टैक्स में नहीं आते हैं। तो आपको जब भी कोई गिफ्ट मिलता है आपके रिलेटिव से तो वो एग्जेम्प्ट होता है। अगर आपके कजन से कोई गिफ्ट मिला है तो वो टैक्सेबल होगा, उस पर बिल्कुल उसी तरह से टैक्स कैलकुलेट होगा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। 50,000 रुपए तक आपका वो एग्जेम्प्ट होगा, उसके अलावा जितना भी आपका होगा वो 50,000 के साथ इंक्लूड कर उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब कोई एग्जेम्पशन नहीं है। इसके अलावा भी हमें गिफ्ट टैक्स में एग्जेम्पशन मिली है, और वो एग्जेम्पशन कुछ इस तरह से है। अगर आपको कोई विल के थ्रू अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई भी चीज गिफ्ट में मिलती है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट है। अगर इनहेरिटेंस आपको आपके पूर्वजों से कोई प्रॉपर्टी या कोई भी चीज आपको मतलब गिफ्ट में मिलती है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। इंडिविजुअल के केस में अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल पर्सन की शादी पर जितना भी गिफ्ट मिलता है, चाहे वो कैश हो चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो, टोटली सारी की सारी एग्जेम्प्ट है, उस पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगता। उसके बाद हम बात करते हैं वो किससे हमें गिफ्ट मिले तो वो एग्जेम्प्ट होता है। लोकल अथॉरिटी, आपके शहर में जो लोकल अथॉरिटी होती है अगर उससे आपको गिफ्ट मिला है तो टोटली एग्जेम्प्ट है। अब लोकल अथॉरिटी कौन हुआ? म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कमेटी, ये लोकल अथॉरिटी की कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई गांव है और वहां पंचायत है तो ये भी लोकल अथॉरिटी में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर गांव की पंचायत है वो देखती है कि गांव के किसी व्यक्ति ने गांव के हित में कुछ अच्छा काम किया है, गांव का नाम रोशन किया है, तो इसे एप्रिशिएट करने के लिए वो पंचायत ये डिसीजन लेती है कि इसे कुछ गिफ्ट देना चाहिए पंचायत की तरफ से, पंचायत के फंड में से, तो वो उसे कुछ गिफ्ट देती है। तो ऐसे में सारा का सारा गिफ्ट एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, उस पर कोई भी
इनकम टैक्स नहीं लगता। अगर आपके शहर में म्युनिसिपैलिटी है या म्युनिसिपल कमेटी है, आप उन्हें सपोर्ट करते हो, कोई सोशल वर्क करते हो, तो वो भी इसी तरह से आपको एप्रिशिएट करने के लिए कोई गिफ्ट देती है, चाहे वो कैश हो या कोई भी एसेट्स हो, तो वो भी आपके लिए बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। वो गिफ्ट भी किसी तरह का मतलब टैक्सेबल नहीं है, उस पर कोई इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं और कौन है जिनसे हमें गिफ्ट मिले और वो एग्जेम्प्ट हो जाए। देखिए, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो, कोई हॉस्पिटल हो जो चैरिटेबल पर्पस से काम कर रहा हो, और कोई ट्रस्ट हो जो चैरिटेबल पर्पस से काम कर रही हो, मतलब कि नॉन प्रॉफिटिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई फाउंडेशन, ये जितने भी होते हैं जो नॉन प्रॉफिटिंग बिजनेस के लिए काम करते हैं, मतलब नॉन प्रॉफिटिंग में काम करते हैं, कि अपने किसी बेनिफिट के लिए काम नहीं करते, सोशल सर्विस के लिए ये लोग काम करते हैं। सोशल सर्विस के लिए जितने भी हॉस्पिटल होते हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्कूल्स होते हैं, ये जितने भी हैं, कोई ट्रस्ट हो, तो इन सभी से हमें जितना भी मतलब कि गिफ्ट मिलता है, कोई भी एसेट्स या अमाउंट मिलता है, वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होता है। बट कंडीशन ये है कि ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, ये सब सेक्शन 10 और सब सेक्शन 23C के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए और इन्हें मतलब कि ऑथराइज किया गया हो, तो ही आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। अगर ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C में रजिस्टर्ड नहीं होंगे और इन्हें ऑथराइज नहीं किया गया होगा, तो आपको ये गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा, आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यही सब जो मैंने आपको बताए हैं अभी, जितने भी ये मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, हॉस्पिटल हैं, ट्रस्ट हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, और ये यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, ये जितने भी हैं, आप इनको भी अगर कोई अमाउंट डोनेट करोगे, गिफ्ट दोगे, तो इन सभी को भी ये सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा। मतलब ना तो आपके हैंड में ये टैक्सेबल होगा और ना ही इनके हैंड में टैक्सेबल होगा, चाहे आप इन्हें गिफ्ट दें, चाहे आपको इनसे गिफ्ट मिले। ठीक है, तो ये सारा का सारा गिफ्ट जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में। जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती हैं, अगर वो 12A और 12AA में रजिस्टर्ड हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर के थ्रू इन्हें सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो आप इनसे भी अगर कोई गिफ्ट लेते हैं, कोई अमाउंट लेते हैं ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट से, तो वो भी टोटली पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है, उसमें भी आपको कोई गिफ्ट टैक्स नहीं देना पड़ता। दोस्तों इसके अलावा और भी हैं। अब हम बात करते हैं मेंबर ऑफ HUF। अगर मेंबर ऑफ HUF को HUF से गिफ्ट मिले, तो वो भी सारा का सारा एग्जेम्प्ट होता है मेंबर ऑफ HUF के हैंड में। अब वो कैसे? अगर HUF का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कहने का ये है कि अगर HUF को क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और उसका जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, जितनी भी उसकी कैपिटल जो उसने अर्न की है, जितना भी उसका कैपिटल है, वो सारा का सारा जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके को पार्टनर्स हैं, उनमें इक्वल डिवाइड कर दिया जाता है। तो जितना भी पैसा अगर को पार्टनर्स के हैंड में आता है, पार्टनर जो मेंबर ऑफ HUF हैं उनके हैंड में मिलता है, वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता, कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगता। अगर पार्शली भी HUF अपने मेंबर्स को कोई गिफ्ट दे, कोई अमाउंट दे, तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। बट कंडीशन ये है कि जो AO है, असेसिंग ऑफिसर है, वो उसे अप्रूव कर दे। वैसे तो पार्शली डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो AO एक्सेप्ट नहीं करता, AO कहता है कि कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ही हम एक्सेप्ट करेंगे। तो वैसे तो टोटली डिस्ट्रीब्यूशन करें तभी आप मतलब के पैसा लीजिए, ठीक है। तो मतलब टोटली डिस्ट्रीब्यूशन पर आप को जितना भी पैसा मिलेगा वो सारा का सारा मेंबर ऑफ HUF के हैंड में, HUF से जितना भी पैसा मिलता है, टोटली डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है इसका, HUF को जब क्लोज किया जाता है, तो सारा का सारा जो पैसा होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, वो एज ए गिफ्ट मिलता है, वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी एक वीडियो थी जो बहुत ही यूजफुल थी, यूजेबल थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, और मुझे विश्वास है कि आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो नए दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी उनके YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।